Hello students, today I am going to discuss with you first chapter of Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. Clear? तो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है और हम इस चैप्टर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है उसका, वो देखेंगे. फर्स्ट, टू बिकम फेमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947, द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. मेन मोटिव क्या है, ताकि आप फेमिलियर हो सकें कि ड्यूरिंग 1947 इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी. जब भारत आज़ाद हुआ ड्यूरिंग द 1947, दैट टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन कैसी थी, उससे आप फेमिलियर हो सकें. सेकेंड, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टेगनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसके अलावा आप उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकें जो कि आपको ये बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे अंडर डेवलप्ड थी, और स्टेगनेशन क्या होता है, निष्क्रिय, मीन्स कोई भी डेवलपमेंट उसकी नहीं हो रही थी. अंडर डेवलपमेंट ही कह सकते हैं आप. अंडर डेवलपमेंट एंड स्टेगनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे स्टेगनेंट थी, निष्क्रिय थी, कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रही थी. क्लियर? तो इन सब चीज़ों से फेमिलियर होने के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मीनिंग भी तो यही हो गया ना कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए थर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड. कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे हम, क्या क्या हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, वो समराइज देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल मीन्स वही ब्रिटिश रूल, कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पे काफ़ी लो थी. कैसे थी वो स्टडी करेंगे. सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन कैसी थी उस टाइम पे. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन कैसी थी. नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड की पोजीशन कैसी थी. डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. इन 6-7 केसेस को आप स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में. क्या बताया मैंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी, एग्रीकल्चर की पोजीशन कैसी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर. तो स्टडी करते हैं वन बाय वन. देखिए फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू टर्न इंडिया. मीन्स जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या था इंडिया के अंदर आने का. मेन मोटिव उनका यही था, एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कि इंडिया को क्या बना दे, सप्लायर बना दे रॉ मटेरियल का. मीन्स कि इंडिया सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल की, किसको, ब्रिटिशर्स को. एंड एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड, वो क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे और उस फिनिश्ड गुड को बेच देंगे हाई रेट्स पे. कहाँ पे, इंडिया के अंदर. क्लियर? मीन्स क्या, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे लो प्राइजेस पे और वहाँ से फिनिश्ड में रेडी करके उसे हमारे ही इंडिया में बेच देंगे हाई प्राइजेस पे. उनका मेन मोटिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए कॉलोनलिज्म. क्या था, कॉलोनलिज्म रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज. कॉलोनलिज्म का मीनिंग देखिए क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप होता है, किसमें, टू कंट्रीज़ के बीच में, ऑफ विच वन इज़ रूलर एंड अदर इज इट्स कॉलोनी. मीन्स क्या, एक तो रूलर मीन्स जो राज करने वाला है, और अदर क्या होगा, जो उसके अंडर में काम करेगा. कॉलोनी मीन्स उसके अंडर में काम करने वाला.
क्लियर। तो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या बताया कि जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, और वो भी रिलेशनशिप कैसा, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप कैसा, जिसमें वन रूलर होगा और अदर क्या होगा, उसकी कॉलोनी होगा। क्लियर। तो अब जो रूलर है वो क्या करेगा, रूलर का काम क्या होगा कि वो सिर्फ जो उसकी कॉलोनी है उस पर अपना उसे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाएगा, उस पर सारी अपनी हुकूमत चलाएगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल, जो रूलिंग कंट्री है उसका ना सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल होता है ओवर द कॉलोनी, बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। वो सिर्फ उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करता बट उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी डिसाइड करता है, किसकी, कॉलोनी कंट्री की, रूलर कंट्री। क्लियर है बात। क्या बताया कि जो रूलिंग कंट्री है वो सिर्फ अपनी कॉलोनी पे पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करता, कैसा कंट्रोल भी करता है, इकोनॉमिक कंट्रोल भी, उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे भी अपना कंट्रोल करता है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए, इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिर्फ पढ़ते ही, रीडिंग लेते ही क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनी एंड रूलिंग कंट्री रिजल्टिंग, क्योंकि अनइक्वल रिलेशनशिप तो था ही दोनों के बीच में। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया पे क्या करते थे, वो सिर्फ उन पे अपनी हुकूमत चलाते थे, ठीक है, वहाँ सभी अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करवाते थे। मीन्स इंडिया को किसी तरह की कोई भी फ्रीडम नहीं थी। और उस सब का रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो इंडिया कैसा कंट्री बन के रह गया, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री बन के रह गया, ना डेवलप्ड बना ना डेवलपिंग कंट्री बना। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स या ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कैसी रही, बहुत ही ज़्यादा लो रही। क्यों रही लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के दो ही मोटिव थे कि यहाँ से जो कंट्री के अंदर से जो भी गुड्स वगैरह हैं उनको रॉ मटेरियल की फॉर्म में ले जाना और वहाँ से अपने कंट्री से उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके इंडिया में एज अ मार्केट उसको बेच देना हाई प्राइजेस पे। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी लो रही। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम बहुत ज़्यादा माना जाता था, किस लिए, अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। मीन्स इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी थी जिसके अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती थी इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल्स एंड प्रीसियस स्टोन। इसके अलावा स्टोन वगैरह का भी काम इंडिया के अंदर काफ़ी होता था। कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल का या मेटल वगैरह का सारा काम इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में। क्लियर। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all imports from India। मतलब इंडिया एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी इंडिया की, बहुत ज़्यादा माना जाता था बिकॉज ऑफ देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। काफ़ी सारा एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता था अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि काफ़ी फेमस था इंडिया बिकॉज ऑफ हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। क्लियर। बट बाद में देखिए क्या हुआ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। मीन्स जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इन इंडिया वर कंसर्न्ड, मीन्स वो जनरली किससे रिलेटेड होती थी, उनमें जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता था ब्रिटिशर्स का वो अपने होम कंट्रीज़ को प्रमोट करने का ज़्यादा होता था इन कंपैरिजन टू इंडिया।
मीन्स उनका मेन इंटरेस्ट क्या था कि जो उनका होम टाउन है, मीन्स जहाँ से वो आए हैं, उसको प्रमोट करें विद द डेवलपमेंट ऑफ विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंट्री। मीन्स इंडियन कंट्री की डेवलपमेंट की बजाय उनका मेन मोटिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम कंट्री को डेवलप करें। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उनके इस फंडामेंटल चेंज की वजह, उनकी इस फिलोसफी की वजह से, उनकी इस थिंकिंग की वजह से क्या हुआ, एक फंडामेंटल चेंज आ गया इंडिया के स्ट्रक्चर में। मीन्स जो इंडिया फेमस हुआ करता था अपने स्टोन्स के लिए, अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, सिल्क और कॉटन के क्लोथ्स बनते थे, वो वहाँ से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और अब इंडिया के अंदर इन सब का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके प्रमोशन के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। उनका मेन मोटिव, वो सिर्फ ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिससे वो अपने होम कंट्री को प्रमोट कर सके इन कंपैरिजन टू इंडियन कंट्री। क्लियर? देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू ए नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रिटेन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या करते थे वो, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पे उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके हाई प्राइजेस पे इंडिया के अंदर सेल आउट कर देते थे और रॉ मटेरियल को लो प्राइजेस पे यहाँ से लेके जाते थे। क्लियर? The country's growth rate during the first half of 20th century was less than 2%. Means फर्स्ट हाफ सेंचुरी 20th सेंचुरी में जो कंट्री की ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा वो कितनी थी? सिर्फ 0.5%, जो कि काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, estimation of national income during the colonial government. The colonial government never made sincere attempt to estimate national income and per capita income. कभी भी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने कोई भी सिंसियर अटैम्प्ट, मीन्स सिंसियर होके कोई ऐसे एफर्ट नहीं किए कि वो अच्छे से इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सके और पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय कितनी है और नेशनल इनकम ओवरऑल राष्ट्र की इनकम कितनी है। कभी भी उन्होंने सीरियस कोई अटैम्प्ट नहीं किया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को वो कैलकुलेट करें। देयर वर सम इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स, हाँ कुछ लोगों ने इंडिविजुअली कोशिश की, वर मेड टू मेज़र, कि मेज़र कर सकें नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को। दे आर एज फॉलोज, वो कौन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल अटैम्प्ट किया इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का? फर्स्ट दादा भाई नौरोजी, सेकंड विलियम डिग्बाय, थर्ड फिनले शिरास एंड फोर्थ VKRV राव। क्लियर? एंड RC देसाई। मतलब इस टाइप से आप कह सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एफर्ट किए कि एटलीस्ट ये तो कैलकुलेट करें कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है और पर कैपिटा इनकम कितनी है। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं वो सेक्टर्स जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन कैसी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर, आफ्टर दैट आप स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन कैसी थी। आफ्टर दैट आप स्टडी करेंगे फॉरेन सेक्टर की पोजीशन कैसी थी। आफ्टर दैट आप स्टडी करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। क्लियर? तो वन बाय वन फॉरेन ट्रेड कैसा था, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना था हमें? एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्लियर? तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की जो पोजीशन थी वो कैसी थी? फंडामेंटली एग्रेरियन। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। मीन्स जो इंडियन इकॉनमी है वो टोटली डिपेंड करती थी किस पे?
एग्रीकल्चर पे। अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर। मीन्स अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन का 85% वो कहाँ रहता था, विलेजेस में रहता था और क्या करता था, वो सब एग्रीकल्चर करते थे, मीन्स वो खेती का काम करते थे। क्लियर। हाउएवर द एग्रीकल्चर सेक्टर continued to experience stagnation and deterioration मीन्स बट चलो ठीक है कि 85% पॉपुलेशन विलेजेस में थी और एग्रीकल्चर करती थी, बट वो एग्रीकल्चर की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। वो भी कैसी थी, स्टेग्नेशन मीन्स निष्क्रिय थी, और डेट्रियोशन उसमें भी कंटिन्यूस जो है वो कमी आ रही थी, उसकी वो भी डेप्रिशिएट हो रही थी, डेट्रियोशन की थी, मीन्स वहाँ पे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। क्लियर। देखिए इस इमेज के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सब क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर फार्मर्स हैं, और ये फार्मर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट इनको इसके बदले में जितनी लेबर ये कर रहे हैं सेम लेवल का प्रॉफिट इनको नहीं मिलता था। सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले लेता था, ब्रिटिशर्स ले लेते थे। इनसे सिर्फ मैक्सिमम काम करवाया जाता था। मीन्स क्या है कि फार्मिंग का काम ये करते थे, बट जो प्रॉफिट है वो सब किसको मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था, जमींदार्स को मिलता था। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, या मूवी एग्जांपल्स की बात करें तो मदर इंडिया या फिर लगान, आई थिंक ये दोनों मूवी आपने देखी होगी। लगान में क्या था कि लगान मूवी में क्या था कि इस टीम को, जो ये आमिर खान की टीम थी, इनको बोला गया था कि आपको हमारे साथ क्रिकेट खेलना होगा, और अगर आपने ये क्रिकेट खेला तो हम आपका, और आप जीते, अगर आपने विन किया तो आपका लगान माफ़ कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका लगान माफ़ नहीं किया जाएगा और आपको सारा लगान पे करना पड़ेगा। तो ये सब उसी के तो एग्जाम्पल हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस पे ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया। क्लियर। आफ्टर दैट देखते हैं रीजंस फॉर स्टेग्नेशन। अब अभी हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में स्टडी किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन एंड डेट्रियोशन। मीन्स अब क्या था एग्रीकल्चर, स्टेग्नेशन। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रीजंस ऑफ स्टेग्नेशन, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट था, निष्क्रिय था, क्यों वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। देखिए फर्स्ट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। अब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम देखिए क्या है, इन द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जमींदारी सिस्टम को भी कौन लेके आया था, कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई थी। द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स। मीन्स उस जमीन पे, उस वहाँ पे जो खेती करने वाले फार्मर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, प्रॉफिट उनको ना मिलके किसको मिलता था, जमींदार्स को मिलता था। और जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट क्या था, जब मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट। उनका मेन मोटिव क्या था कि उस एग्रीकल्चर पे, वो जो खेती की ज़मीन थी उससे सिर्फ रेंट कलेक्ट करना है ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। उनको कोई मतलब नहीं था कि इस ज़मीन पे जो खेती करने वाले फार्मर हैं, कल्टीवेटर हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको भी इम्प्रूव करना है। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट का मैक्सिमम शेयर वो ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, आप बोल सकते हैं, जमींदार्स, और जो कल्टीवेटर्स हैं उनको बहुत ही कम मिल पाता था। क्लियर। सेकंड, फर्स्ट रीज़न क्या बताया, स्टेग्नेशन का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकंड क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मेन मोटिव कमर्शियलाइजेशन था। कमर्शियलाइजेशन मीन्स क्या कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को ब्रिटिशर्स क्या करते थे, आगे सेल आउट कर देते थे, और सेल करके उससे प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करके और कुछ प्रॉफिट अर्न करना, उसी को बोलते हैं कॉमर्स या कमर्शियलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर का भी मेन मोटिव कमर्शियलाइजेशन था कि जैसे ही जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसे आगे सेल आउट कर दिया फॉर द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, वो फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट,
और कल्टीवेटर्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मीन्स एंड इंसेंटिव्स फॉर मॉडर्नाइजेशन। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लो थी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स थे उनके पास नॉलेज नहीं थी और जो जमींदार थे उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे कि हम जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो अपने होम कंट्री में था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मीन्स एंड इंसेंटिव्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी बहुत लो थी। क्यों? क्योंकि कल्टीवेटर्स को तो कोई नॉलेज थी ही नहीं कि वो अपने प्रोडक्शन को एनहांस और इंक्रीज कर सकें। क्लियर। आफ्टर दैट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन मीन्स क्या? सिंचाई की सुविधाएं। दैट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जो इंडियन एग्रीकल्चर है इट वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। अगर रेनफॉल गुड, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर किसी ईयर, एनी ईयर अगर रेनफॉल नहीं हुई तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता था। सेपरेट इरिगेशन फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, निग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स का कोई यूज़ नहीं होता था। केमिकल फर्टिलाइज़र्स, आजकल जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन को एनहांस किया जाता है, ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कोई भी फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो क्या क्या स्टैग्नेशन के मेन रीजंस क्या क्या बताए यहाँ पे? एक, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जिसमें जमींदार का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट था, और इसके अलावा कल्टीवेटर्स को प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं मिलता था। सारा का शेयर कौन ले लेता था? आपका जमींदार्स ले लेते थे। और उनका मेन मोटिव था सिर्फ अपने रेंट से, मीन्स उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ अपने रेंट में था। उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन को एनहांस करने की कोशिश नहीं की। सेकंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मेन किस लिए होती थी? ताकि उसका कमर्शियलाइजेशन कर सकें। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी बिकॉज ऑफ लो नॉलेज, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेवर यूज या नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्लियर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब लास्ट में हमने स्टडी किया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेडिंग। अब इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ बट स्टिल एक बार स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। The British industrialists were always in the need of raw material like cotton, indigo, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factories running. जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वो वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ, उनको सिर्फ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। और वो रॉ मटेरियल में आपकी कई सारी चीज़ें लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली, शुगर केन, गन्ना वगैरह एक्सेट्रा टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, ताकि यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जा सकें और फिनिश्ड गुड कन्वर्ट कर सकें अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए। उनको सिर्फ इस रॉ मटेरियल की ही रिक्वायरमेंट रहती थी। तो मीन्स हो गया ना यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन मीन्स उनका मेन मोटिव क्या था? यहाँ पे जो रॉ मटेरियल बल्क में है वो यहाँ से ले जाएं और अपने कंट्रीज़ ग्रेट ब्रिटेन में जाके उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करें और वापस इंडिया में हायर प्राइसेस पे उसको बेच दें। तो इस तरह से उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया। सेकंड, बाय ऑफरिंग हायर प्राइसेस द इंडियन पीसेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। इसके अलावा और क्या किया उन्होंने कि हायर प्राइसेस ऑफर करके जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे उनको उन्होंने अट्रैक्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें किसका? कमर्शियल क्रॉप्स का। कमर्शियल मीन्स जिनसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। मीन्स फूड क्रॉप्स तो ग्रो मत करो ताकि लोगों की जो कंजप्शन नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके, बल्कि कैसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो? कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो। क्लियर। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट
so far as to make many peasants purchase their food requirement from shops in। देखिए क्या मतलब है इसका। द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार, मीन्स कमर्शियल एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया था टू मेक मैनी पीसेंट्स। पीसेंट्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये मीनिंग आई थिंक आपको नहीं पता होगा पीसेंट्स का मीनिंग। पीसेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं उनको बोलते हैं, और जो बहुत ही आप स्मॉलर कह सकते हो या फिर पुअरर कह सकते हो। जो पुअरर एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, जो बहुत गरीब हैं और जो एग्रीकल्चर करते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया था, वेंट सो फार एज टू मेक सच पीसेंट्स, कि उनको वो जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो फार्मर्स, उनको भी क्या करना पड़ता था, परचेज देयर फूड। वो भी क्या करते थे, फूड परचेज करते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे फ्रॉम द शॉप्स इन टाउन। मीन्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं वही अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी कंजप्शन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो जाके मार्केट से उसी को हाई प्राइजेस पे बाय करके आते थे। क्लियर। नेक्स्ट, द फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल for frequent famines in India during the British। देखिए, the fall in production of food crops means फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा फॉल हो गया, was responsible for frequent famines in India। फैमिन्स का मतलब क्या, अकाल की सिचुएशन आ गई फूड क्रॉप्स की। मीन्स कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया, कमर्शियलाइजेशन किया तो जो कमर्शियल क्रॉप्स है उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अकाल की सिचुएशन आ गई इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स। इसके अलावा किनका प्रोडक्शन होने लगा, ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा कि कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लगा इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। मीन्स फूड क्रॉप्स की बजाय या तो कैश क्रॉप्स मीन्स ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाने लगी जिनको सेल आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा कैश अर्न किया जा सके, या फिर कमर्शियल क्रॉप्स भी वही होती हैं, मीन्स कमर्शियल या कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लगा इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया के अंदर फैमिन्स की सिचुएशन अराइज हो गई। क्लियर है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपने देख लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एग्रीकल्चर स्टेगनेंट थी। क्लियर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन कैसी थी वो स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का देखिए शेयर तो काफ़ी था, टोटल पॉपुलेशन का 85% तो एग्रीकल्चर में ही बिजी था, बट स्टिल एग्रीकल्चर की पोजीशन अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव प्रॉफिट था। वो यहाँ से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे और फिनिश्ड गुड को हाई प्राइजेस पे बेचते थे। इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन कैसी थी, वन बाय वन स्टडी करते हैं। इंडिया couldn't develop a sound industrial base under during the colonial rule। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आपने खुद से सोचा हो जब 85% का पॉपुलेशन का बिजी था किस में, एग्रीकल्चर में, तो रिमेनिंग सिर्फ कितना बचा, 15%। तो हो ही नहीं सकता कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर मीन्स टर्सरी सेक्टर की पोजीशन अच्छी होगी। इन दोनों की पोजीशन तो मे बी एग्रीकल्चर से भी वर्स्ट होगी। क्लियर, वही बोल रखा है, इंडिया couldn't develop a sound industrial base during the colonial rule। सेकेंड, even the country's world famous handicraft industries declined। और तो क्या डेवलप्ड होगा, जो कि फेमस थी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बाकी सभी कंट्रीज़ में वो भी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। वहाँ पे भी प्रोडक्शन एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगी। नेक्स्ट, नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस था उसे कभी भी परमिशन ही वॉज अलाउड टू कम।
मीन्स उनको भी कभी परमिशन ही नहीं मिली। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप, कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो इंडस्ट्रीज़ का वो अदर कंट्रीज़ टू इंडिया कंट्री में आ सके और इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रियल पोजीशन अच्छी हो सके। नेक्स्ट दिस सेक्टर ended modernization, diversification and increased investment। इस सेक्टर को क्या रिक्वायरमेंट थी? मॉडर्नाइजेशन की। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डिवीज़न कर देना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर अलग अलग सेक्टर को ग्रो करना। क्लियर? अलग अलग उस डिवीज़न को ग्रो करना डाइवर्सिफाई करके। एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो किया जा सके। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, आप देख ही सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। देखिए यहाँ लेफ़्ट में तो क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट का काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है इन इंडस्ट्रीज़ से, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया? क्या मोटिव था उनका? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाना। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा? मीन्स उन इंडस्ट्रीज़ को रिमूव करना धीरे धीरे इंडिया में से। तो मेन मोटिव क्या था? क्यों किया ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज्ड? उसका मेन मोटिव देखिए क्या क्या थे। टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स। मीन्स क्या? कि इंडिया को रिड्यूस करना था, कि उसका स्टेटस सिर्फ इतना रहे कि वो एक्सपोर्ट करे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। सिर्फ किसको? ग्रेट ब्रिटेन को। मीन्स उसका स्टेटस को हाई नहीं बनाना था कि वो अदर कंट्रीज़ में भी अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके। मियर एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स उसका मेन मोटिव क्या था? कि इंडिया सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करे कि सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन को वो सप्लाई कर सके। इसलिए उसने क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। मीन्स ग्रेट ब्रिटेन को जितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ उतनी ही इंडस्ट्रीज़ को रखा इंडिया में, बाकी सबको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मीन्स उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा दिया। क्लियर? नेक्स्ट, टू टर्न इंडिया इनटू ए मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा और मोटिव क्या था? कि इंडियन मार्केट को सिर्फ कैसी मार्केट बना दिया जाए? टर्नड इनटू फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। इसके अलावा क्या करना था? मेन मोटिव दूसरा क्या था? कि इंडिया को एक ऐसी मार्केट में कन्वर्ट करना फिनिश्ड गुड की, कि जितना भी ग्रेट ब्रिटेन में प्रोडक्शन हो वहाँ से उस फिनिश्ड गुड को इंडिया के अंदर सेल आउट किया जा सके। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लो एज नो हेल्प वॉज बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज इंडस्ट्रीज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ग्रोथ रेट भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की काफ़ी लो रही। क्यों? क्योंकि ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई ब्रिटिशर्स ने, ना उन्होंने कोई और अदर हेल्प प्रोवाइड की कि जिससे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर सके। क्लियर? कॉलोनियल गवर्नमेंट एनफोर्स्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है? मीन्स डिफरेंट टैरिफ पॉलिसी फॉलो करना। मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस हैं टैरिफ के, टैक्सेस के, वो किसी कंट्री के लिए अलग होना और किसी अदर कंट्रीज़ के लिए अलग होना। मीन्स क्या करते थे ब्रिटिशर्स? विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इंडस्ट्रीज टू इंडिया। मीन्स कि अगर इंडिया की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है किससे? ग्रेट ब्रिटेन से, चाहे वो इम्पोर्ट है चाहे वो एक्सपोर्ट है, वो तो होगा टैरिफ फ्री। बट अगर बात करें किसी अदर कंट्री के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, मीन्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट्स के रॉ मटेरियल का किसी अदर कंट्रीज़ पे उसके साथ, तो वहाँ पे लगा दिया उन्होंने हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी। क्लियर?
तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी फॉलो की ड्यूरिंग ताकि ब्रिटिशर्स को तो हमारा रॉ मटेरियल लो प्राइजेस पे मिल सके, क्लियर। और अदर कंट्रीज़ के साथ वही डिफरेंट पॉलिसी फॉलो की कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ में हैवी टैक्स इम्पोज किया गया, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट वैसे ही अदर कंट्रीज़ में धीरे धीरे कम होता चला गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन। जैसे ही जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उसका डिक्लाइन हुआ, उससे इंडिया के अंदर एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइज हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉल इन सप्लाई ऑफ locally made goods created a demand for the import of British goods much to their advantage। मीन्स क्या हुआ, द फॉल इन सप्लाई ऑफ लोकली मेड, फॉल इन सप्लाई ऑफ मीन्स जो इंडिया के अंदर अपने बनाए गए गुड्स थे, लोकली मेड्स जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था जिन फिनिश्ड गुड्स का, उनकी डिमांड इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स से जो इंपोर्ट होके आता था फिनिश्ड गुड, वो धीरे धीरे वो डिमांड क्या हुई, गिरने लग गई। द सप्लाई ऑफ, अब डिमांड गिरी तो धीरे धीरे क्या हुई, उनकी सप्लाई भी गिर गई। द फॉल इन द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड ए डिमांड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मच टू देयर एडवांटेज। इंडिया के अंदर डिमांड कम हुई, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हुई तो सप्लाई भी कम हो गई, क्योंकि फिर प्रोडक्शन नहीं किया गया। जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके क्या करेगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स के ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ी, और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांटेज मिला, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन कैसी थी। इंडिया हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। मीन्स काफ़ी ट्रेड करता था, काफ़ी लेन देन होता था अदर कंट्रीज़ के साथ बहुत पुराने टाइम से। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and volume of the Indian foreign trade। But by एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से इंडिया काफ़ी ट्रेड करता था, काफ़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम ये काफ़ी कम हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया कि उससे इंडियन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ। उसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी हद तक लो चला गया इन कंपैरिजन टू एंशिएंट टाइम, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड की। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ ट्रेड, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी products such as silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like machinery। क्या हुआ, वही देखिए बार बार स्टूडेंट्स वही बातें बार बार डिस्कस हो रही हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ ट्रेड, अब इंडिया का ट्रेड बाकी अदर कंट्रीज से ना होके सिर्फ किसके साथ होने लगा, ग्रेट ब्रिटेन के साथ होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया को चला रहे थे और बट उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था वो कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन में था। मीन्स क्या, वो काम कर रहे थे किसके लिए, ग्रेट ब्रिटेन के प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे थे। तो इंडिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड हो गया, ब्रिटिशर्स तक हो गया। और ये बात मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि इंडिया सिर्फ क्या बन के रह गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल, दैट इज़ रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और इंपोर्ट करने लगा क्या, फिनिश्ड गुड्स, कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन से, लाइक वुलन क्लोथ्स है, कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा, मशीनरी वगैरह। कैपिटल गुड्स में आपके पता ही, आपको मशीनें आती हैं, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम इंडियाज़ एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स
imports, volume means मात्रा. India's exports were more than its imports. इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ने लगे इन कंपैरिजन टू इट्स imports, so there was a large export surplus डायरेक्शन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया. बट एक्सपोर्ट सरप्लस का भी कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती थी वो सब ग्रेट ब्रिटेन को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, ना कि इंडिया की वेलफेयर के लिए. इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती थी. दिस रेफर्स टू द कंट्री वी आर ट्रेडिंग विद ब्रिटेन मेंटेन्ड ए मोनोपोली ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई. इंडिया के मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार हो गया इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी और इंपोर्ट्स पे भी. मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि मीन्स इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो लिमिटेड, वो सीमित होके रह गया सिर्फ कहाँ तक, ग्रेट ब्रिटेन तक. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. सेम थिंग विच वाइल द रेस्ट was allowed with a few countries like China, Ceylon, that is Sri Lanka, and Persia, that is Iran. Clear. All of these are the countries and their capitals. Clear. Iran की capital Persia, Sri Lanka, Ceylon. Clear. After that देखिए next, Suez Canal was opened in 1869. 1869 में स्वेज कैनाल ओपन की गई, और जिसका वो ओपन भी किस लिए की गई, किस लिए ओपन किया गया उसे 1869 में, सिर्फ ताकि इजीली उस कैनाल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में. मीन्स जितना भी ट्रेड होता था वो इस स्वेज कैनाल की हेल्प से ही होता था. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए, it reduced the cost and time of transportation and made access to the Indian market easier. क्लियर होगा. इससे क्या हुआ, कोस्ट और टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डिक्लाइन हो गया, रिड्यूस हो गया, और उनके लिए ईजी हो गया गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना. इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वॉज नाउ ईजियर. सिंपल से वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अब इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करना ब्रिटिशर्स के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया. क्लियर. देख ही सकते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, धीरे धीरे इंडियन वेल्थ का क्या होने लगा, ड्रेन होने लगा. इंडियन वेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. आपने सुना ही होगा कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था. मीन्स क्या, इंडिया के पास बहुत पैसा था, बहुत सारा गोल्ड था, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई इंडिया में आने के बाद कि धीरे धीरे सब ख़त्म कर दिया उन्होंने, और इंडिया का सारा पैसा कहाँ चला गया, ग्रेट ब्रिटेन में. और इंडिया की पोजीशन धीरे धीरे बहुत वीक होने लगी. ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ घटती चली गई. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्री इकोनॉमी एज इट लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ. आई थिंक क्लियर ही होगा कि एक्सपोर्ट तो हुआ, ह्यूज मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, बट इस सरप्लस से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट इंडिया को नहीं मिला. बट दिस सरप्लस केम्स एट ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी. इसके लिए इंडिया को एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ी इंडिया को, जिससे इंडिया की वेल्थ जो है वो, इंडिया की वेल्थ का ड्रेन हो गया, इंडिया की वेल्थ डाउन होती चली गई. क्लियर. द एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड. जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसे भी किस लिए यूज़ किया जाता था, मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन. मीन्स जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस, अगर थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट भी हुआ तो उसे यूज़ कर दिया जाता था एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, फॉर द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेस सेटअप कर रखे थे ग्रेट ब्रिटेन में, उनकी पेमेंट के लिए. एक्सपेंसेस ऑन वॉर
फोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी वॉर वगैरह की सिचुएशन आती थी, कोई युद्ध वगैरह होता था, उनको पे करने के लिए। इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इसके अलावा इनविजिबल जिनको आप, जो विजिबल नहीं होते, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या फिर आप कह सकते हैं सर्विसेज, कोई सर्विसेज उनको लेनी होती थी अदर कंट्रीज से, तो उनको इंपोर्ट करने में वो उन सब पैसा उन्होंने एक्सपेंस, वो सारा का सारा मनी उन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था इंडिया का ड्यूरिंग द ईव ऑफ। अब देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मीनिंग समझते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आता क्या क्या है, आप देख के ही आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल, उनका रेशियो कितना है मेल फीमेल का। एज, उनका एज वाइज की चाइल्ड कितने हैं। फिर उसके बाद मैच्योर पर्सन्स कितने हैं, ओल्ड एज पर्सन्स कितने हैं, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ज्योग्राफिक्स क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, वो सब आता है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। स्टडी करते हैं। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ ए बैकवर्ड इकॉनमी। मीन्स कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड, वो भी बैकवर्ड इकॉनमी थी उस टाइम पे। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन वाज फर्स्टली कलेक्टेड थ्रू ए सेंसस इन 1881। काफ़ी सारी डिटेल कलेक्ट की गई रिगार्डिंग पॉपुलेशन। कब, जब सेंसस जनगणना हुई 1881 में। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले की बात करें, मीन्स 1881 में जब पॉपुलेशन सेंसस हुआ, जनगणना हुई, वहाँ से लेके और 1921 तक इंडिया अपनी फर्स्ट स्टेज पे था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। आफ्टर दैट 1921 के बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई और इस सेकेंड स्टेज को नाम दिया गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मीन्स ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मीन्स क्या, कि उसके बाद कुछ चेंजेस हुए डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। इट इज़ बिकॉज आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रू कंटिन्यूसली एंड रैपिडली। 1921 के बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कुछ चेंजेस हुए, पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूस राइज होती गई। बिफोर दैट पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी इंडिया की। बिफोर 1921 को नाम दिया गया क्या, किसका, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये 1 मार्क्स में सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, दैट इज़ 1921। आफ्टर दैट हुआ क्या, आफ्टर दैट पॉपुलेशन कंटिन्यूस और रैपिडली राइज हुई आपकी। हाउएवर स्टार्टेड आफ्टर 1921, बट ये रह गई एक लाइन, ये और स्टडी कर लेते हैं। हाउएवर नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नोर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। बट पॉपुलेशन तो राइज हुई कंटिन्यूस आफ्टर 1921, बट आप ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई हुई। कुछ राइज हुई बट बहुत हाई नहीं हुई, और ना ही जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट खास नहीं हुआ। बट स्टिल अगर आपसे हम ये कह सकते हैं कि 1921 से पहले के कंपैरिजन में कुछ राइजेस हुए पॉपुलेशन में। आफ्टर दैट देखिए द डेमोग्राफिक कंडीशंस वर एज अंडर एज ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा लो थी, एज लेस देन 16%। जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो इतनी ऑफ ओवरऑल लिटरेसी लेवल इस डेमोग्राफिकल कंडीशन में। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लिटरेसी लेवल की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम था, कितना था, दैट इज़ लेस देन 16%। 16% से भी कम था आपका लिटरेसी लेवल। क्लियर। आफ्टर दैट फीमेल लिटरेसी वॉज 7%। उसमें से फीमेल लिटरेसी 7%, मीन्स उस 16% की हाफ भी नहीं थी फीमेल लिटरेसी रेट। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई थी।
Mortality rate is that rate which express the relationship between number of death in a particular location and population exposed to the risk of dying. क्या समझ में आया आपको कि मोर्टेलिटी रेट वो मेजरमेंट थी जो कि एक्सप्रेस करती थी रिलेशनशिप किसका, कि नंबर ऑफ डेथ्स, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी डेथ हुई और कितनी एक्सपोज हैं. एक्सपोज्ड मीन्स एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डाइंग, और कितनियों को रिस्क है डाइंग का. एक तो जितनी हो चुकी और रिमेनिंग जिनको रिस्क है कि वो उनकी भी डेथ होगी, मीन्स उनको कोई डिसीज वगैरह है, वो उन सब का, उन दोनों का रेशो, उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट. वो भी ओवरऑल बहुत हाई थी, मीन्स डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और डेथ का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा था. क्लियर. आफ्टर दैट नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मीन्स जो लेस देन 1 ईयर के जो किड्स हैं उनको, उनकी डेथ रेट को, उनको बोलते हैं आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000. मीन्स हर 1000 बच्चे में से 218 बच्चे जो लेस देन 1 ईयर के थे उनकी तो मौत तभी हो जाती थी लेस देन 1 ईयर में. बट प्रेजेंटली इट इज़ 44 पर 1000. मीन्स हर 1000 में से एट प्रेजेंट सिर्फ कितनों की डेथ होती है, 44. तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई. मीन्स हेल्थ फैसिलिटी आज के टाइम में इतनी एनहांस हो गई है, जो 218 मीन्स 218 बच्चों की डेथ होती थी, अब वो घट के कितने पे आ गई है आपकी, 44 पे. क्लियर. आफ्टर दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीने की आशा, मीन्स लोग जीना वॉज वेरी लो फॉर 32 ईयर्स. मीन्स ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी लो थी, मीन्स वो जीना ही नहीं चाहते थे. बट प्रेजेंटली कितनी है, 68 ईयर्स. मीन्स कम से कम लोग आज के टाइम में अप टू 68 ईयर्स तो ऑन एन एवरेज जीना चाहते हैं. नेक्स्ट एक्सटेंसिव पॉवर्टी वॉज प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम पे. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वॉज ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के हिस्से के लिए तो थी ही नहीं हेल्थ फैसिलिटी, और वर हाईली इनएडिक्वेट व्हेन अवेलेबल. और अगर अवेलेबल हो भी जाती थी तो वो भी एडिक्वेट नहीं थी कि अगर किसी को कोई डिसीज़ हो गई तो उसका एक अच्छे से इलाज हो सके. वाटर एंड एयर बॉर्न डिसीजेज वर रैम्पेंट. वाटर या एयर से होने वाली डिसीजेज बहुत ही ज़्यादा थी. आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशन 3 तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. प्राइमरी एग्रीकल्चर आती है जिसमें, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्सरी में आपकी सर्विसेज को कंसिडर करते हैं. देखिए बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग persons across different industries and sectors. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पीपल अक्रॉस डिफरेंट industries and sectors. During the colonial period, the occupational structure of India showed little sign of change. इसमें थोड़ा सा चेंज आया colonial period में. occupational structure में क्या, the largest share of workforce that is 70 to 75% was in the agriculture sector. already हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना, 10%, और सर्विसेज सेक्टर कितना था, मैक्सिमम 15 to 20 सेक्टर्स. प्रोपोर्शनली निकाल रखा है. 70 to 75 वहाँ चला गया एग्रीकल्चर में, 10% इंडस्ट्री में, और रिमेनिंग जो भी बचा वो आपका कहाँ पे आ गया, सर्विस सेक्टर में आ गया. क्लियर. आफ्टर दैट रीजनल डिस्पैरिटीज वर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर. ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रीजनल डिस्पैरिटी भी काफ़ी थी. रीजनल मीन्स, रीजन मीन्स अलग अलग एरिया वाइज, क्षेत्रीय डिस्पैरिटी, असमानता काफ़ी ज़्यादा थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम. नेक्स्ट, देयर वॉज द डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. मीन्स दैट टाइम डिक्लाइन हुई डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ स्टेट्स में. वो स्टेट्स कौन कौन से, दैट इज़ मद्रास प्रेसिडेंसी, और उसमें आपके कौन कौन से स्टेट्स आते थे, प्रेजेंट डे की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. इसके अलावा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंडस्ट्री सेक्टर आप बोल सकते हैं,
और सर्विस सेक्टर में एनहांसमेंट हुई इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। मीन्स क्या कह सकते हैं आप कि वर्कफोर्स शिफ्ट हो गई फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। अगर हम बात करें इन 3 स्टेट्स की, राजस्थान, पंजाब एंड उड़ीसा, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रमोशन हुई, वहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ा। और ऊपर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की में एनहांसमेंट हुआ, सर्विस सेक्टर की तरक्की हुई इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट में वन स्किप हो गई बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं आपका, कम्युनिकेशन मीडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है आपका। आफ्टर दैट रेल, रोडवेज, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन कैसी थी वो स्टडी करेंगे। दैट इज अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा वर डेवलप्ड। मीन्स क्या, इनकी सिचुएशन अच्छी थी, इनको डेवलप किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। एग्रीकल्चर सिस्टम वर्स्ट था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट नहीं किया, जितना भी किया फॉर देयर वेलफेयर, अपनी ही वेलफेयर के लिए किया। बट बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप तो उन्होंने अपने लिए ही किया, बट उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिला। बट दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल ऑफ द कंट्री बट टू सबसर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट। वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बट जो भी किया ब्रिटिशर्स ने वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए किया, अपने होम कंट्री के वेलफेयर के लिए किया। द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया। रोड्स को बिल्ड किया गया किस लिए, सो दैट उनकी आर्मी ईजीली मोबाइल मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली जा सके, इसके लिए उन्होंने रोड्स को बिल्ड किया। एंड फॉर ड्राइंग आउट, इसके अलावा और क्या पर्पज़ था, ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट बंदरगाह टू सेंड दीज टू द इंग्लैंड और अदर फॉरेन लैंड्स। मीन्स उन्होंने रोड्स को किस लिए बिल्ड किया था, ताकि उनकी आर्मी ईजिली मोबिलिटी, उनकी आर्मी की मोबिलिटी बढ़े कि वो ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। सेकेंड, मटीरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, इसके अलावा रॉ मटीरियल को अगर उन्होंने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी पोर्ट वगैरह के थ्रू इंग्लैंड में भेजना है या फिर अदर किसी फॉरेन लैंड में भेजना है, किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स को ट्रांसफ़र करना है, तो अपने लिए उन्होंने रोड्स को बिल्ड किया फॉर देयर ओन फैसिलिटी। क्लियर। द रेलवेज हेल्प्ड इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अलावा रेलवेज ने भी हेल्प की किस में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मीन्स क्या मतलब है, देखिए कि रेलवेज की हेल्प से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनको ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जा सकता था, मीन्स एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तो रेलवेज ने काफ़ी हेल्प की कि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। उससे इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई, विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया, जिन्होंने एडवर्सली अफेक्ट किया कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी। मीन्स अब जब जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, तो जो डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी की तो प्रॉब्लम आएगी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स क्या, अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या है
इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या था? एक होता है टेलीग्राफ और एक होता है टेलीग्राम। इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की हेल्प से जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है सेकंड पार्टी को, उस मैसेज को क्या बोलते हैं? टेलीग्राम। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ क्या है? एक मीडिया आप कह सकते हैं या एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से टेलीग्राम जो है वो भेजा जाता है, किसी अदर पार्टी को कोई मैसेज कन्वे किया जाता है। और ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। सिमिलरली सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसने ये भी किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया? ताकि लॉ और ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। क्लियर? तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली इम्प्रूव हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिशर टाइम। बेशक ब्रिटिशर्स ने ये सब किया अपने बेनिफिट के लिए, बट स्टिल इंडिया को भी इसका बेनिफिट बाद में मिला। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ रेलवे। अब ब्रिटिशर्स ने 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस की। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया 1850। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ये ब्रिटिशर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। किसको? इंडिया को। रेलवेज़ का बेनिफिट इंडिया को आज भी मिल रहा है। मीन्स जो इंट्रोड्यूस की रेलवेज़ की तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए थी, बट स्टिल इंडिया को बेनिफिट उसका काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलता रहा। इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज इन मैनी वेज। फर्स्ट, इट अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेलवेज़ की हेल्प से पीपल क्या कर पाए? लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। और जिसकी हेल्प से जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को वो रिमूव कर पाए। मीन्स अब वो ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर सकते थे विदाउट एनी कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर। क्लियर? इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द नेशन। इंटीग्रेट क्या होता है? जोड़ना। इसने नेशन को ज्वाइन करने का भी काम किया, पूरे राष्ट्र को जोड़ दिया कि आपको वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाना है तो वो आप इजीली रेलवेज़ की हेल्प से जा सकते हो। तो कनेक्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसने नेशन को। क्लियर? आफ्टर दैट इट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब रेलवेज़ की हेल्प से भी इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता था रेलवेज़ की हेल्प से आप उन्हें ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते थे, ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते थे। बट उसने एडवर्सली अफेक्ट किया किसको? सेल्फ सफिशिएंसी को। सेल्फ सफिशिएंसी क्या बताया? कि जो प्रोडक्शन हो वो खुद के कंजप्शन के लिए रख लिया जाए, उसे बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। अब जो भी प्रोडक्शन होता था अगर उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए किसी अदर कंट्रीज़ में या किसी अदर कंट्रीज़ में उसको सेल आउट कर दिया जाए और अपनी सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स अपनी कंजप्शन के लिए भी उस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट ना रखा जाए, तो उससे क्या होगा? अपनी जो डोमेस्टिक इकॉनमी है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। क्लियर? द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटली एक्सपेंडेड। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी प्रोडक्शन नहीं रखा जा रहा था तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंड हुआ। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। इसके अलावा इसने क्या किया? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की। अब रेलवेज़ में लोगों को काम भी मिला, जॉब भी। क्यों? क्योंकि रेलवेज़ में काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट थी और वो पर्सन्स कहाँ से अपॉइंट किए जाते थे? इंडिया से ही अपॉइंट किए जाते थे। तो ओवरऑल इंडिया को बेनिफिट ये मिला कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी एनहांस हुई। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहे। मीन्स क्या क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए पॉजिटिव किया या उसके जो उन्होंने किया उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इंडियन इकॉनमी पे, वो स्टडी कर लेते हैं। दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम। पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव की बात करें, पर कैपिटा इनकम वॉज लो, प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं गई।
दे डेवलप्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मॉडर्न सिस्टम अभी मैंने आपको बताया था, क्या लेके आए थे वो? टेलीग्राम। अभी मैंने लास्ट वीडियो में अपने लास्ट स्लाइड में शेयर किया था कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ शेयर किया था, जिसकी हेल्प से वो टेलीग्राम इजीली भेज पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे। तो ये भी उन्होंने डेवलप किया मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी रही। नेक्स्ट, द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, दे फॉर्म्ड द इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने कौन सा बैंक एस्टेब्लिश किया? इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया। टिल द एस्टेब्लिश, जब तक रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। रिजर्व बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ? 1935 में। बिफोर दैट रिजर्व बैंक जो काम आज करता है वो काम किसके द्वारा किया जाता था? इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था। और वो किसने कंट्रीब्यूट किया था इंडिया में? वो उसको कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, वो गवर्नमेंट के बैंकर के जैसे काम करता था। इसके अलावा उनके फंड्स को मैनेज करने का, बैंक को कोई एडवाइस वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो सब कौन प्रोवाइड करता था? आपका इम्पीरिकल बैंक प्रोवाइड करता था। क्लियर? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। क्राइंग फॉर मीन्स क्या? कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ वेट करता रहा कि मॉडर्नाइजेशन आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मीन्स ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, दे डेवलप्ड इरिगेशन वर्क्स विच क्रिएट न्यू ग्रेन एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। दे डेवलप्ड इरिगेशन वर्क्स, इरिगेशन सिंचाई की सुविधाएं, जिससे न्यू ग्रेन एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स विच क्रिएटेड न्यू ग्रेन एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। रीजन्स मीन्स वही क्षेत्र, एरिया आप कह सकते हैं। अब उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की तो इससे नए एरिया निकल के आए जहाँ पे कॉटन वगैरह ये और न्यू अलग अलग ग्रेन्स की प्रोडक्शन होने लगा। क्लियर? नेगेटिव क्या रहा? द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सैडेड विद द सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सैडेड विद सरप्लस लेबर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, सैडेड मीन्स उदास, मीन्स क्या? नेगेटिव इफेक्ट पड़ना विद सरप्लस लेबर। क्यों? क्योंकि देखिए मोर देन, अभी हमने जो स्टडी किया था बिगनिंग में कि 85%, ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ बिजी थी? एग्रीकल्चर में। तो जिससे क्या हुआ? अब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, इतनी एग्रीकल्चर थोड़ी होती थी। इससे रिजल्ट क्या? सरप्लस लेबर। मीन्स जहाँ 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है वहाँ 4 बंदे लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। दैट मीन्स सरप्लस लेबर ना, कि अगर कहीं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती तो वो 2 पर्सन्स जो है वो वहाँ पे काम कर सकते थे और अपनी अर्निंग कर सकते थे, अर्न कर सकते थे। क्लियर? एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी वो भी काफ़ी लो थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। इसके अलावा और नेगेटिव, मास इलिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। ऑलमोस्ट इंडिया के पीपल जो है वो इलिटरेट थे। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, इन कंक्लूजन आप क्या कह सकते हैं? आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, स्टूडेंट्स विल केम टू नो द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस बिफोर द कंट्री वाज एनर्मस। मीन्स अगर फाइनली कंक्लूजन के रूप में आप ये कह सकते हैं कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या चैलेंजेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने, कि उन्हें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है सोशल, और क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस उनको अपनी इकोनॉमी में लाने हैं ताकि इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में लाया जा सके। क्लियर? तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक और न्यू कंसेप्ट्स के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ पेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स so that I can check and respond accordingly. Thank you.